हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं इस क्लास में नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और टॉपिक आज हमारा रहेगा एटम्स। तो एटम्स के करने वाले हम, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटम्स का वेटेज क्या रहता है नीट एग्जाम में। तो इसका जो वेटेज रहता है, हर साल एक प्रॉब्लम इससे पूछा जाता है। कभी कभी दो प्रॉब्लम भी पूछे गए हैं, लेकिन जब भी दो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तो वो मिक्स करके पूछे जाते हैं। मतलब एटम्स अकेले चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं, इसमें मिक्स किया जाता है डुअल नेचर को। तो डुअल नेचर और एटम्स दोनों को मिला के एक प्रॉब्लम आता है और एक एटम से प्रॉब्लम आता है, लेकिन जहां तक चांस है इस चैप्टर से एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 2019 में हमसे क्या पूछा गया था, और 2019 से लेकर 2013 तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 2019 में क्या पूछा गया था, बहुत ही आसान सवाल था। 2019 में हमसे पूछा गया था द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक एटम के किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा बताइए, टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के जाएगा नहीं। मतलब सिस्टम कैसा होगा हमारा, बाउंडेड सिस्टम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, किसके अराउंड घूमता रहेगा, न्यूक्लियस के अराउंड। अगर एनर्जी टोटल एनर्जी पॉजिटिव है या जीरो है तो वो बाउंडेड नहीं रहेगा। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे यही इंडिकेट करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है। किसके साथ बाउंडेड होता है? न्यूक्लियस के साथ। अब हमसे पूछा क्या गया है, इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज विल बी। तो हमसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उसकी पूछी गई उसी ऑर्बिट में। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डबल होता है। किससे डबल होता है? टोटल एनर्जी से। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी, और याद आपको ये रखना कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने क्या बताया? मैंने बताया मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वो टोटल एनर्जी का डबल होगा, साथ ही साथ ये नेगेटिव होगी। तो कितनी हो जाएगी पहले बताओ? डबल कितना हो जाएगा इसका? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी हमारा सिस्टम बाउंडेड होता है और वहां पे जो फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जैसे आपको पता होगा कि जो सैटेलाइट होती है वो किसी प्लैनेट के अराउंड जब घूमती है तो वहां पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है। दोनों फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, हम ये जानते हैं, है ना। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो अगर ऐसा है तो हमेशा ये जो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डबल होगी टोटल एनर्जी की और नेगेटिव होगी, हमेशा वैलिड होगा। मैं कहना इतना चाह रहा हूं कि जब हम सैटेलाइट के केस में पढ़ेंगे कि एक सैटेलाइट है वो किसी प्लैनेट के अराउंड अगर घूम रही है और उसकी भी अगर टोटल एनर्जी मान चलो x मेगा जूल है, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। यहाँ पे बहुत छोटी एनर्जी यूनिट लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए उसके लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक बहुत ज्यादा एनर्जी है। लेकिन सैटेलाइट्स का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे सैटेलाइट्स की जो एनर्जी होती है वो मेगा जूल में होती है। तो मान के चलिए किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी -x मेगा जूल है, अगर कोई उसकी आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? +x मेगा जूल हो जाएगी, है ना। और अगर कोई उसके आपसे क्या पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी हो जाएगी? -2x हो जाएगी। कब? जब उसकी सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है वो -x मेगा जूल होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। जब भी ऐसा होगा ये रिलेशन ट्रू होंगे। लेकिन हाँ, अगर कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, उन्होंने बोला कि जो f है अगर वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाए तो फिर ये वाले रिलेशन हमारे ट्रू नहीं होंगे। वहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, वहां पे ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अगर फोर्स ऐसी हो जाए तो। लेकिन अगर कुछ गिवन नहीं है तो हमको यही मानना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंटीपिटल फोर्स को, और ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को प्रोवाइड कर रही है। कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2018 में क्या पूछा गया था हमसे। 2018 में हमसे पूछा गया था द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
जैसा कि अभी अभी हमने 2019 का प्रॉब्लम किया है, तो आपने देखा होगा कि अगर हम 2018 का एक प्रॉब्लम कर लेते ना तो 2019 का हमसे ऐसे ही बन जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप सेम टाइप के प्रॉब्लम हमसे पूछे जाते हैं। जिसने 2018 में प्रॉब्लम किया था उसको जो हमने अभी 2019 का प्रॉब्लम किया वो बहुत आसानी से बन जाता। चलिए, तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर हमारी टोटल एनर्जी -x है किसी ऑर्बिट में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की उसी ऑर्बिट में, +x होगी। अब हमसे किसका रेशियो पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, +x है, और टोटल एनर्जी कितनी है उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, -x, तो कितना आ जाएगा रेशियो भाई, 1:-1 हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब चलते हैं 2017 की ओर। चलिए 2017 में अच्छा प्रॉब्लम आया था, है ना, और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा भी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज बताने चाहता हूं जिससे इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बार्नर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो अपन जानते हैं कि पांच टाइप की सीरीज होती है। कौन कौन सी सीरीज होती है पहले अपन वो लिख लेते हैं ना। तो पहली होती है हमारी लाइमन सीरीज, फिर होती है बार्नर सीरीज, ठीक है, फिर होती है हमारी पास्कल सीरीज, फिर कौन सी होती है भाई, फिर होती है हमारी ब्रैकेट सीरीज, फिर पी फंड होती है, ठीक है, लास्ट में। अब देखो क्या होता है, हम जानते हैं लाइमन का मतलब क्या होता है। लाइमन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से आए लेकिन उसकी फाइनल डेस्टिनेशन कहां होनी चाहिए, n=1 में होनी चाहिए, इतना आप जानते होंगे। अब बार्नर का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से आए लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए, n=2 में होनी चाहिए। पास्कल मतलब क्या होता है, कोई भी हायर ऑर्बिट से आए लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां पे आना चाहिए, फाइनली n=3 में आना चाहिए। मतलब n=3 का मतलब होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड ऑर्बिट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोई भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है लेकिन फाइनली आना कहां होगा, उसको आना होगा n=4 पे। पी फंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन कर सकता है लेकिन फाइनली उसको आना कहां पे होगा, n=5 पे। तो देखिए इसमें दो टाइप की लाइन हमें पता होनी चाहिए। हर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ हमको याद होनी चाहिए और हर सीरीज की लास्ट लाइन की वेवलेंथ हमको याद होनी चाहिए। अब अगर मैं बोलूं फर्स्ट लाइन से आप क्या समझते हैं, तो देखो यार लाइमन की फर्स्ट लाइन से हम क्या समझेंगे। लाइमन का मतलब मैंने अभी बताया कि आपको इलेक्ट्रॉन आपका कोई भी हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन कर सकता है लेकिन उसको फाइनली आना कहां है, n=1 पे। मतलब वो कहां से आ सकता है, n=2 से भी आ सकता है भाई, n=3 से भी आ सकता है भाई, n=4 से भी आ सकता है। तो फर्स्ट लाइन क्या कहलाएगी इस सीरीज की, फर्स्ट लाइन कहलाएगी ये, और लास्ट लाइन क्या कहलाएगी, जब वो कहां से आ रहा होगा, n=∞ से n=1 में आ रहा होगा। तो ये कहलाती है उस सीरीज की फर्स्ट लाइन और ये कहलाती है उस सीरीज की लास्ट लाइन। तो लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन क्या होगी, लाइमन के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट लाइन का मतलब होगा ट्रांजिशन कहां से कहां, 2 से 1। इसी प्रकार अगर बार्नर में क्या होगा, अब आप बताओ कहां से कहां होगा बेटा, आना कहां पे फाइनली, n=2 पे। तो फर्स्ट लाइन का मतलब कहां से आना होगा, 3 से। इसमें कहां से आना होगा, 4 से 3। इसमें कहां से कहां आना होगा, 5 से 4, ठीक है। ऐसा लिख लेते हैं अपन, 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, 5 to 4। और इसमें कहां से आना होगा बेटा, 6 से 5। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा 2 से 1, तो हमें पता है कि एनर्जी रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और उस फोटोन की हमें 3 चीजें निकालती आनी चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी जो होती है वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। उन दोनों के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है उसका जो डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट होता है, इतना आप जानते होंगे। ये बोर्ड ने ये सब अपन को पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हो गया। अब लास्ट लाइन का मतलब क्या होगा, हर एक सीरीज की लास्ट लाइन का ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा बेटा, लास्ट लाइन का मतलब होगा कि फाइनल कहां से आना, इंफिनिटी से, और जब इंफिनिटी से 1 में आएगा तो वो सीरीज की लास्ट लाइन कहलाएगी। इंफिनिटी टू 2 आएगा तो वो किस सीरीज की लास्ट लाइन कहलाएगी, बार्नर सीरीज की लास्ट लाइन कहलाएगी। जब इंफिनिटी से 3 आएगा तो पास्कल की वो हमारी लास्ट लाइन कहलाएगी। इंफिनिटी से जब 4 आएगा तो ब्रैकेट की लास्ट लाइन कहलाएगी, ब्रैकेट सीरीज की कहलाएगी, और पी फंड सीरीज की कहलाएगी कब, जब इलेक्ट्रॉन हमारा इंफिनिटी से 5 में आएगा। तो अब हमें इनकी वेवलेंथ याद होनी चाहिए। आप इसको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हमसे भी पूछा जाता है कि बताइए इस सीरीज में वेवलेंथ, जो हाईएस्ट वेवलेंथ होगी वो कौन सी लाइन में एमिट होगी, और जो लोएस्ट वेवलेंथ होगी वो कौन सी लाइन में एमिट होगी।
तो देखो फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है, और एनर्जी जो होती है वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। तो जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन एमिट होगा और उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो देखो फर्स्ट लाइन में जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, अगर फर्स्ट लाइन में डिफरेंस कम आएगा तो एनर्जी कम होगी। किसकी एनर्जी कम होगी? एमिटेड फोटोन की एनर्जी कम होगी। जो एमिट होगा, कब होगा एमिट? जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, कहां से कहां ट्रांजिशन करेगा? 2 से 1 में। हम जानते हैं कि अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए तो क्या होता है? एनर्जी का एमिशन होता है, और जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इतना हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया? एनर्जी मिनिमम होगी तो इसमें वेवलेंथ क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हर सीरीज की फर्स्ट लाइन से हमें जो फोटोन मिलता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ का मिलता है, और लास्ट लाइन से क्या मिलता है? जो फोटोन मिलता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम। तो यहाँ पे हर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी और यहाँ पे हर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। या अपन उल्टा कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से, आपको ये सब आना चाहिए। अब मैं आपको याद करा देता हूं। देखो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो होगी 4/r, यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो होगी 9/r, यहाँ पे जो होगी 1/r, 4/r, 9/r, 16/r, और यहाँ पे होगी 25/r। ये याद करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। ये सबकी कौन सी वेवलेंथ है? मिनिमम वेवलेंथ, और ये हमारे लिए याद करना बहुत ही आसान है। 1/r मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन r, नीचे r लिखना ही अपन को। r क्या होता है? रिक्वायर्ड कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं, हर चीज हमको पता है। और 1/r की वैल्यू मैं तो बोलता हूँ आप याद कर लो, 91 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होती है। तो अगर कोई वेवलेंथ पूछ ले तो 91 नैनोमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो 1/r, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, ऐसे कर देना है आपको। अब इनके लिए अपन याद करते हैं कौन सी वेवलेंथ है? उस सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ। और मिनिमम वेवलेंथ कब मिलती है? लास्ट लाइन ट्रांजिशन से मिलती है। कभी कभी इसको लास्ट लाइन को सीरीज लिमिट भी कहते हैं उस सीरीज के लिए। तो कभी कभी ऐसा पूछे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज, तो आपका आंसर होगा 1/r, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे पहले आप ऑड नंबर्स लिख लेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और जगह नहीं है ना, तो पहले आप क्या करेंगे? नीचे ऑड नंबर लिख लेंगे। 3r, 5r, 7r, 9r, और यहाँ पे 11r, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4, यहाँ पे 36, यहाँ पे 144, यहाँ पे 400, यहाँ पे 900। आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। ये आपको इतना याद होना चाहिए। अगर आपको इतना याद है तो आप यकीन मानिए कि एटम से जो ज्यादातर चांस होते हैं वो इसी से प्रॉब्लम आते हैं। हमेशा ये रेशियो पूछा जाता है इसी टाइप का। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बार्मर। तो लास्ट लाइन कितनी है बार्मर की भाई? ए, इसकी वेवलेंथ कितनी है? 4/r। और किसका पूछा गया? इन द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। लाइमन कहाँ है भाई? ये। इसकी लास्ट लाइन ऑफ लाइमन की वेवलेंथ कितनी है भाई? 1/r है, तो ये 1/r। आर कट गया तो आंसर कितना आया? 4। तो इसका आंसर है 4। अब आपसे ऐसा भी पूछ सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट। तो कितनी है भाई फर्स्ट लाइन की? 400/9r। एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन इसका वेवलेंथ कितना है? 1/r। तो आप इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आया? इसको अच्छे से याद कर लीजिए। याद करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिनिमम तो बहुत आसानी से याद हो जाती है, मैक्सिमम के लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। नीचे ऑड नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। 3 से स्टार्ट करना है, 11 तक जाना है, और ऊपर क्या करना है? 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। चलिए 2016 में देखते हैं क्या प्रॉब्लम पूछा गया था। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें जो मैंने वेवलेंथ निकाली थी एमिटेड फोटोन की किसी भी ट्रांजिशन में, वो किस फॉर्मूला से हम निकालते हैं? मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है, कहां से कहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो वेवलेंथ निकालते कैसे? मैंने आपको वेवलेंथ के लिए ये लिख दिया था कि वेवलेंथ इतनी होती है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। 1/λ = r/z²। आप जानते होंगे बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को। रिक्वायर्ड फॉर्मूला कहलाता है 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जैसे अपन को फर्स्ट लाइन की निकालनी थी, लाइमन की फर्स्ट लाइन की निकालनी थी मान के चलो, तो लाइमन में फर्स्ट लाइन में ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा था? n = 2 से n = 1 में, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी थी तो ये लाइमन की कौन सी लाइन कहलाएगी? ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कहलाएगी। और इसमें अगर हम
N2 को कितना रखना होगा, N2 को 1 रखेंगे और N1 को क्या रखना है 2। हमेशा याद रखना वेवलेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए। वेवलेंथ को अगर पॉजिटिव होना है तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है ही, ये वाले टर्म को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब इस वाले टर्म को बड़ा होना पड़ेगा इस वाले टर्म से। और ये टर्म बड़ा कब होगा, जब N2 बड़ा होगा, सॉरी N2 छोटा होगा N1 से। तो N2 छोटा होगा तो हमेशा N2 बोल लेना है जो छोटा होता है इनमें से, और N1 हमेशा बोल लेना है जो बड़ा होता है। तो N2 क्या लेंगे यहाँ पे हम 1 लेंगे और N1 क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मैंने आपको वेवलेंथ, अल्टीमेटली आपको वेवलेंथ याद होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की तो हर सीरीज की याद होनी चाहिए, बाकी अगर सेकंड लाइन थर्ड लाइन का अगर पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। जेड अपन को पता है हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, He+ के लिए 2 होता है, Li2+ के लिए हमें पता है ये फॉर्मूला उन्हीं आयंस के लिए वैलिड है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपन हाइड्रोजन में लगा सकते हैं, या तो He+ आयन में लगा सकते हैं, या तो Li2+ में लगा सकते हैं, क्योंकि Li में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, 2+ का मतलब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिए गए, तो कितना बचा लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो अपन वहां पे Z को 3 रखेंगे Li2+ के लिए। और ये फॉर्मूला, ये थ्योरी जो है, बोर की जो थ्योरी है, दैट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना। चाहे हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, He+ के लिए वैलिड है, Li2+ के लिए वैलिड है। लेकिन अगर कोई पूछे आप क्या ये Li+ के लिए वैलिड है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गिवन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड कांस्टेंट इज 10⁻7 मीटर इनवर्स, मतलब R की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 10⁻7 मीटर इनवर्स। हमसे क्या पूछा जा रहा है, द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बारमर। देखो यहाँ पे फिर से शब्द यूज हुआ है लास्ट लाइन ऑफ बारमर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बारमर में फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है n=2, और लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो कहां से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से 2 में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, इन्फिनिटी से 2। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वेव नंबर क्या होगा इसका। अब वेव नंबर हमें आना चाहिए। अभी हमें वेवलेंथ निकालनी होती तो हम कैसे निकालते हैं, 1/λ क्या होता है R/z²। 1/, मैंने यहाँ क्या बताया, हमेशा कौन सा नंबर रखना है, छोटा वाला। छोटा कौन है इनमें से 2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो Z कितना हो गया 1 हो गया, तो 1/λ कितना आ जाएगा R 1/4, और 1/∞ क्या हो जाएगा 0। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और 1/∞ होता है 0, तो इतना आ जाएगा। अब वेव नंबर पूछा गया हमसे, वेव लेंथ नहीं पूछी गई है। तो वेव नंबर होता क्या है, तो वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट वेवलेंथ। मतलब अगर वेवलेंथ इक्वल टू 1 मीटर तो उसमें कितनी वेव्स हैं। ठीक है, जैसा अपन समझते हैं इसको और अच्छे से। मान लो एक वेव है हमारी, ये वेव हो गई। ठीक है, मान के चलो उसकी वेवलेंथ जो है, अगर मैं आपसे पूछूं, बोलूं कि 0.5 मीटर है, तो बताओ यूनिट वेवलेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है। तो यूनिट वेवलेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट होगी, ये वेव नंबर कहलाएगा इसको। तो यूनिट वेवलेंथ कहां तक जाएगी, ये होगा यूनिट वेवलेंथ। यूनिट वेवलेंथ का मतलब क्या है, लैम्डा को कितना लेना है 1 मीटर लेना है। अब आप देखो 1 मीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट है, यहां से यहां तक 1 और फिर 1, तो कितनी वेवलेंथ यहाँ पे कितनी वेव्स प्रेजेंट है यूनिट वेवलेंथ में 2, तो इसका वेव नंबर कितना होगा बेटा 2। अब ये वेव नंबर कैसे निकालोगे आप, तो वेव नंबर जो होता है ना, वो होता है एक्चुअली में 1/λ ही होता है वेव नंबर। देखो अब यहाँ पे अपन लैम्डा अगर 0.5 रखें तो 1/0.5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा और हमने जो समझा बिल्कुल सही है। तो वेव नंबर कितना हो गया भैया, यही तो वेव नंबर है हमारा, 1/λ ही तो वेव नंबर कहलाता है। तो कितना आ गया यहाँ पे वेव नंबर कितना आ गया बेटा R/4, और R की वैल्यू कितनी दी है 10⁻7, तो कितना आ जाएगा वही वेव नंबर, वेव नंबर आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं और क्या पूछा गया था 2016 में हमसे। 2016 में 2 पेपर हुए थे, इसलिए 2 प्रॉब्लम भी आए थे, 2 या 3 प्रॉब्लम आए थे, देख लेते कितने प्रॉब्लम आए थे। लेकिन याद रखिए 2016 में 2 पेपर हुए थे, इसलिए 1 से तो ज्यादा प्रॉब्लम आए होंगे। ये 2016 का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और एक अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, है ना। और ऐसे प्रॉब्लम हमसे आसानी से बन जाएंगे, सेम ही टाइप के सब प्रॉब्लम होते हैं, एक ही फॉर्मूला लगता है, रेडबर्ग फॉर्मूला। If an electron in a hydrogen atom jumps from third orbit to the second orbit, मतलब अगर हम थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जाते हैं तो हमें कितनी वेवलेंथ का फोटोन मिल रहा है, लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन मिलता है। ठीक है, बहुत सही बात है भाई। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। अगर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है 4 से 3 में ट्रांजिशन कर रहा है या जंप कर रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पे जो फोटोन मिलेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एमिटेड फोटोन की। कब, जब हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आ रहा हो।
और हमें कब दिया है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन मिलता है, लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम रिक्वायर्ड फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/λ इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, जब अगर 3 से 2 में आ रहे तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन मिलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, r इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 छोटा का स्क्वायर, छोटा कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। समझ में आई बात। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/λ डैश r इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ पे छोटा कौन है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको लैम्डा डैश पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो जो यहाँ से आप डिवाइड कर लेंगे जब इन दोनों को, तो r जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो लैम्डा डैश मिलेगा वो मिलेगा 20/7 इंटू लैम्डा। तो आंसर है 20/7 इंटू लैम्डा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 2016 का। ये प्रॉब्लम आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया होगा ऐसा। इसमें क्या है, अपन को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। इसमें क्या दिया गया है, when an alpha particle of mass m moving with velocity v onward on a heavy nucleus of charge, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है z into e, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है z into e, कॉमा its distance of closest approach from the nucleus depends on mass s। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है और हमें ये देखना है कि उसका वेरिएशन m के साथ क्या है। जहां पे m क्या है, m है हमारे अल्फा पार्टिकल का मास। हम कैसे करेंगे, देखो भाई ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, इस पे चार्ज कितना है प्लस जेडी, अंदर लिख लेते हैं इसके प्लस जेडी। हमने यहां से एक अल्फा पार्टिकल को इस पे गिराया, प्रोजेक्ट किया इसकी तरफ, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, हमें इसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है। अब हमसे पूछा जा रहा है, हमें पता है कि ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो जाता जाएगा, कब तक जाता जाएगा, जब तक कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं हो जाती, जीरो। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी यहाँ जाके रुक जाएगा। हमने माना यहाँ पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये न्यूक्लियस के इतने पास तक जा सकता था। तो कब तक जाते रहेगा, जब तक कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं हो जाती, जीरो। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में घूम रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अगर कोई चार्ज कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फील्ड में घूम रहा है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी एट 1 इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट 2। और मैकेनिकल एनर्जी में कितनी एनर्जीज आती है, दो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे अपन। ऐसी सेम प्रॉब्लम ग्रेविटेशन में भी आते हैं। ग्रेविटेशन में क्या होता है, वहां पे कोई, चलो अभी वो बाद में देखेंगे, ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट 1 इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट 2। मैकेनिकल एनर्जी एट 1 का मतलब क्या है, हमने जब इसको इस पे गिराया तो हमने बहुत दूर से गिराया, मतलब यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है ये हमें दिया गया है कि x इक्वल टू इन्फिनिटी, r इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 पर 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की, हाफ mv²। 2 पे हम क्या लिखेंगे, 2 पे हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि वहां जाके वो रुक जाएगा, वो जब तक उसके पास जाते रहेगा जब तक कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं हो जाती, 0। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होने के बाद ये पलटी मारेगा, है ना। तो इतना पास तक इसके जा सकता है, यही कहलाता है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये हमको निकालना है। अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होती है, फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2)/R। पुट Q1 Q2 विद साइन। तो K अपन जानते हैं 1/4πε0 होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। Q1 इस पे चार्ज कितना आएगा बेटा 2e, उस पे चार्ज कितना है Ze, प्लस प्लस है इसलिए हमने यहाँ लिखा नहीं है, R0 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है हमारा वो R0 आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R होती है, फोर्स R² होता है ना। तो R0 कितना आ जाएगा, हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा K2Ze² अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा 2 तो यहाँ 4 हो जाएगा अपॉन mv²। तो अपन देख सकते हैं जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है मास के। तो हमारा आंसर जाएगा, ये पूछा गया ना डिपेंड्स ऑन, तो अपन लिखेंगे दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू m, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए तो 2016 में 3 प्रॉब्लम आए थे, हमने तीनों कर लिए। अब हम जाते हैं 2015 पे। चलिए 2015 में फिर से उसी टाइप का प्रॉब्लम पूछा गया जैसा कि अभी हम कर रहे थे। इसमें क्या पूछा गया है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बार्बर सीरीज। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी लाइन में मिलती है, फर्स्ट की लास्ट, जल्दी बताओ भाई, अभी अभी मैंने सब समझाया था, फर्स्ट लाइन में मिलती है।
तो फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ होती है लाइमन की, देखो अगर हम वो टेबल याद कर लेंगे बेटा तो देखो हमसे कितने सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि वो टेबल याद कर लो। और मैं 2014 से चिल्लाता हूँ कि टेबल याद कर लो, बहुत काम आएगी और उस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप देखो 2014 के बाद कितने बार प्रॉब्लम आए इस टेबल पे, तो वो हमें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम होता है सब कुछ, आपको कम टाइम में चीजों को करना होता है। 3 घंटे की जगह अगर आपको 4 घंटे दिए जाए तो आप उसी पेपर में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हमें करना तो 3 ही घंटे में है ना, तो हमको टाइम बचाना होता है, हमको कंजूसी करनी होती है, हमको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। हम जितने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे पेपर में उतने अच्छा स्कोर होगा हमारा। आप हर चीज को फॉर्मूला लगा के अगर सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो भाई आपको 1 घंटे में 60 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स के। मतलब आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है, मान के चलिए 1 ही मिनट अपन मान के चलते, फिर बबल भी करना है हमको, क्योंकि तो 1 मिनट में प्रॉब्लम बनाना है। तो जितनी चीजें अगर हम रट सकें या याद कर ले तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैं ये नहीं बोलता कि फिजिक्स में रटना है कुछ, लेकिन कुछ चीजों को रटना जरूरी है जिससे रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं और हम जल्दी बना लेंगे। तो जो अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होंगे उन पे हम टाइम दे पाएंगे और फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम याद करे रहेंगे तो ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या बताया, फर्स्ट लाइन में, हर सीरीज की फर्स्ट लाइन में हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलती है। तो लाइमन का जो होता है वो क्या होती है भाई, 4/3r होती है लैम्डा मैक्स फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ। जब फर्स्ट लाइन में जो हमें वेवलेंथ मिलती है फोटोन की वो इतनी मिलती है, और बार्मर में कितना मिलता है भाई, लाइमन के बाद ही बार्मर आता है। तो नीचे मैंने क्या बताया था, ये 3r लिखा तो यहाँ क्या लिखोगे 5r, और यहाँ पे होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होता है 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 4/3r इंटू 5r/36, फिर 9 आ जाएगा, r कट जाएगा, तो कितना आ गया भाई 5/27। तो आंसर है 5/27। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 2015 में हमसे पूछा गया है, कंसीडर द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। और इसमें लिखा है कि अपन को रिलेटिव थ्योरी यूज नहीं करनी है। रिलेटिव थ्योरी इसलिए यूज नहीं करनी क्योंकि रिलेटिव थ्योरी में क्या होता है कि जो मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे अगर किसी पार्टिकल की स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है तो उसका मास चेंज हो जाता है, बहुत बड़ी अमाउंट से चेंज हो जाता है। और वो फॉर्मूला भी होता है m=m0 डिवाइडेड बाय (1-v²/c²। तो अपन को वो सब यूज नहीं करना, मतलब अपन को ये मानना है कि जो रेस्ट मास है वही मास रहेगा इलेक्ट्रॉन का जब वो घूमेगा, या उसकी स्पीड जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी, तो भी उसका मास उतना ही रहेगा जितना उसका रेस्ट मास था इलेक्ट्रॉन का। और रेस्ट मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 × 10⁻31। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अगर हमें याद है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के किसी भी ऑर्बिट में जो स्पीड होती है, अगर मुझे उसका फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जैसे कि He+ हो गया, Li2+ हो गया, आयंस है ना, तो इसमें जो होती है वो होती है C/137 इंटू, और इसकी वैल्यू भी होती है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू है C/137 इंटू Z/n। अब इसमें कौन सी ऑर्बिट में निकालना है, n क्या है ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट में निकालना है 3, थर्ड ऑर्बिट में निकालना है, तो n इक्वल टू लिख देंगे 3, और Z कितना हुआ है He+ के लिए, He+ में भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे जब ये न्यूट्रल एटम था 2, तो वही तो उसका Z होगा। तो Z कितना आ जाएगा, Z एक्चुअल में क्या होता है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और न्यूट्रल एटम में जब नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, तो इसका Z कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 2.2 × 10⁶। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा। इससे जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.46 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 2014 में, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है। अब इस पे अपन ने क्या किया, दिस इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लैम्डा इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। तो पहले मुझे बताओ इसमें एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब अपन ने उसको कितनी एनर्जी दे दी, अपन ने उस पे एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन गिराया जिसकी वेवलेंथ इतनी थी, तो मतलब कितनी एनर्जी दे दी। तो अगर हम एनर्जी निकालें इस रेडिएशन की तो हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, अगर हमें वेवलेंथ दी होती है फोटोन की या रेडिएशन की तो उसकी एनर्जी निकालने का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे क्या होता है एनर्जी भाई। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 12400 अपॉन
वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन जो कि 975 हमको दी गई है। तो यहाँ से एनर्जी जो आ जाएगी, एनर्जी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी 12.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में था। तो जैसे आप इतनी एनर्जी दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना कहाँ पहुंच जाएगा, कौन सी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इतनी एनर्जी थी उसमें से इतनी दे दी, तो अपन क्या करेंगे -13.6 में इतना जोड़ दो। अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मिल जाएगा, है ना, माइनस। मतलब ये ऐसी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा जिसमें एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक कौन सी ऑर्बिट में होता है, हम जानते हैं कौन सी ऑर्बिट में होता है, n=4 में होता है। कैसे, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, आपको पता है एनर्जी अगर आपको किसी भी ऑर्बिट में निकालनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू Z² और हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो Z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रखेंगे 0.85 और Z को 1 रखेंगे तो n निकालेंगे तो n आपको 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा n भाई, 4 मिल जाएगा। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला ये होता है n इंटू n माइनस 1/2। जहां पे n होता है वो स्टेट जिसमें वो इलेक्ट्रॉन था। और अगर लेकिन अपन अगर कैलकुलेट करें तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ पे n को 4 रख दो, 4 आप रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3/2 6। लेकिन अपन इसको समझते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन 6 कैसे निकलती हैं। तो देखो n=4 हो गया, बीच में कौन कौन आएगा, n=3 आएगा और कौन आएगा, n=2 आएगा। तो कैसे 6 स्पेक्ट्रल लाइन अपन को मिलेंगे वो अपन देखते हैं। तो देखो कब मिलेगी, जब एक बार कब मिलेगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आएगा। दूसरी लाइन कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन हमारा 4 से 2 में आएगा। तीसरी लाइन कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन हमारा 4 से 1 में आएगा। फिर कब मिलेगी, जब n 3 से 2 में आएगा। फिर 3 से किस में आएगा भाई, 1 में आएगा। फिर 2 से किस में आएगा, 1 में आएगा। तो काउंट करो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकती है हमको यहाँ पे मिलेंगी, मतलब 1 2 3 4 5 6। और हमने फॉर्मूले से भी देखा कितना आता है भाई, 6 आता है। लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ जब तक वैलिड है जब तक कि हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा हो, ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो। अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा होता, मान लो इसमें पूछा जाता कि 4 से 2 में आता है तो बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेगी। तो उसके लिए या तो आपको दूसरा फॉर्मूला याद करना होगा या तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसमें देखो और कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है इनके अलावा। मतलब मैक्सिमम कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन n=4 से n=1 में आएगा तो कितने ट्रांजिशन उसके पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम 6। इसलिए हमको यहाँ पे 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए 2013 में वही प्रॉब्लम आया जो कि अभी हम 2015 में कर चुके थे। मतलब 2013 में अगर किसने प्रॉब्लम किया होता तो 2015 का उसको आंसर याद होता, उसको करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो भाई क्या है, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज। अभी अभी हमने किया था, मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। क्या है भैया, लाइमन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलती है, फर्स्ट लाइन में मिलती है। और कितनी आती है भाई, 4/3r आती है। और बार्बर में कब मिलती है, उसकी फर्स्ट लाइन में मिलती है। और कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां होता है भाई, बार्बर में कहां आना है, 2 में आना है। तो और फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा, 3 से 2 में आना। तो 3 से 2 में आएगा तो कितनी मिलेगी भाई, इसमें मिलता है अपन को 36/5r। अपन इसको सॉल्व करेंगे भाई तो वही मिल जाएगा 5/27। 2015 में आया था ये प्रॉब्लम और 2013 में भी आया था। तो 2015 में अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे होते और आपने अगर 2013 में इस प्रॉब्लम को प्रीवियस ईयर समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया होता तो 2015 में ये प्रॉब्लम ऐसी हो जाता, आपको आंसर याद होता है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। चलिए 2012 में फिर से हमसे रेगवर्ट फॉर्मूला पे ही सवाल पूछा गया और वही रेशियो पूछा गया। फिर से क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे ध्यान रखिए एक्साइटेड लिखा हुआ है तो n=3 नहीं रख देंगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, n=4 में है, ठीक है। टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड मतलब n=3। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन n=4 से 3 में आता है तो मान चलो हमें वेवलेंथ जो मिलती है फोटोन की वो λ1 मिलती है। फिर बोलता है भाई कि देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट, सेकेंड मतलब थर्ड और फर्स्ट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2, मतलब n=3 से जब 2 में आता है तो वेवलेंथ कितने की मिलती है भाई, λ2 की वेवलेंथ मिलती है अपन को, है ना। फोटोन की जो वेवलेंथ मिलती है वो कितनी मिलती है, λ2 की मिलती है अपन को। तो हमसे पूछा जाता है भाई बताइए रेशियो क्या हुआ λ1/λ2। तो फिर अपन वही करेंगे, अपन λ1 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अपन पहले 1/λ1 निकालेंगे, फिर 1/λ2 निकालेंगे और फिर अपन उल्टा डिवाइड करेंगे। अपन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे। बताओ क्यों, क्योंकि हमें λ1 ऊपर चाहिए तो अपन इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे λ1 क्या लिखोगे, r × z², रेगवर्ट फॉर्मूला लगा दो भाई। और क्या है,
1 अपॉन छोटे वाले का स्क्वायर, छोटा कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो जेड को 1 रखो, नहीं भी रखोगे तो कैंसिल आउट हो ही जाना है। हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी होता है, He+ भी होता है और सेम कंडीशन होती तो रेशियो पे इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां पे जेड जेड क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या लिखोगे 1 अपॉन भैया छोटा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसको 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 20/7। तो इसका आंसर है 20/7, जो रेशियो आएगा वो 20/7 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखते हैं। ये वाला प्रॉब्लम मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये अकेले एटम से रिलेटेड नहीं है, एटम के साथ साथ एक डुअल नेचर से भी रिलेटेड है और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी रिलेटेड है। मतलब इसमें 3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे, पहला एटम्स का, दूसरा डुअल नेचर का और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। An electron of a stationary hydrogen atom passes from 5th energy level to the ground level। मतलब हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये बना लिया मान के चलो अपन ने, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है भाई 5th, इसको n = 5th ले लो और इसको n = 1 ले लो और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन एटम, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन n = 5 से n = 1 में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा n = 5 से n = 1 में, तो हमें पता है क्या निकलेगा भाई, एक फोटोन निकलेगा। तो क्या होगा इसके जस्ट वर्क की सिचुएशन क्या होगी, फोटोन जो होगा वो हमारा इस तरफ जाएगा। अगर फोटोन इस तरफ जाएगा तो एटम जो हमारा होगा वो पीछे की तरफ जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि देखो भाई इनिशियल मोमेंटम क्या है एटम का 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए था। फाइनल मोमेंटम क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई तो फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए था। तो मान लो ये 2 पार्टिकल में टूट गए, एक फोटोन और एक खुद एटम ही है। ये वही वाला केस है जब अपन देखो बुलेट में से वो गन में से एक बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है तो गन कहां जाती है, पीछे। तो आप ये मान लो एटम जो है वो गन है ना, और जो फोटोन है उसको क्या मान लो आप, बुलेट मान लो। तो फोटोन जब आगे गए तो एटम कहां जाएगा, पीछे जाएगा। तो एटम जब पीछे जाएगा तो ये एटम मान लो ऐसे, तो ये पीछे जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर, मतलब जब एटम हमारा पीछे जाए तो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट पे आए। तो समझ में आया, 5th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में आगे फोटोन निकलेगा, फोटोन आगे जाएगा, फोटोन अगर आगे जाएगा तो एटम कहां जाएगा, पीछे जाएगा। अब पहली चीज ये बताओ एटम पीछे क्यों जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम अगर 0 होना चाहिए तो इसका मोमेंटम अगर इस तरफ है तो इसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। जब भी दो वेक्टर का मोमेंटम कैसी क्वांटिटी वेक्टर, तो जब भी दो वेक्टर का वेक्टर सम 0 होना है तो दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इस समय क्या पता चला कि यहाँ पे जो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होगा वो किसके मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, एटम के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो हमसे डायरेक्शन तो पूछा है, अपन ने मैग्नीट्यूड सेम रख दिया। अब भैया फोटोन का मोमेंटम कैसे निकालोगे और एटम का मोमेंटम कैसे निकालोगे। एटम का मोमेंटम तो क्या हो जाए, मास ऑफ एटम हाइड्रोजन एटम इनटू वेलोसिटी, और हमको v निकालना है। अब फोटोन का मोमेंटम कैसे निकालोगे, फोटोन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फोटोन एक पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे। अपन डुअल नेचर चैप्टर में जाएंगे और डी ब्रॉगली ने अपन को बताया था कि हम मोमेंटम और उसकी वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। उसने क्या बताया था, उसने बताया था अपन को कि जो वेवलेंथ होती है फोटोन की वो क्या होती है, h/p होती है। जहां पे p क्या होता है उसका मोमेंटम, तो p = क्या आ जाएगा भाई, h/λ। तो फोटोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, h × 1/λ, हम ऐसा लिख लेंगे, इंटू m × v। अब 1/λ इस फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, इस फोटोन की वेवलेंथ निकालेंगे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करके, रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज करके। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/λ = कितना हो जाएगा, r × z कितना है 1। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z कितना हो जाएगा 1 छोटे का स्क्वायर, कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है 5 से 1, तो छोटा कौन है 1 - 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/λ = कितना आ जाएगा भाई, r एलसीएम लोगे तो 25 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। 1/λ को यहाँ रख देंगे तो h × r × 24/25 = m × v। तो v कितना आ गया आंसर, v कितना आ गया भाई 24 h r/25 m।
बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम, जब फोटोन इस तरफ भागेगा तो हमें पता है हमारा एटम पीछे की तरफ भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। और दो पार्टिकल का अगर फाइनल मोमेंटम, दो पार्टिकल का मोमेंटम को 0 होना है तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। तो हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया। हमने फोटोन का क्या निकाल लिया? मोमेंटम निकाल लिया। मोमेंटम निकालने के लिए हमें फोटोन की क्या चाहिए थी? वेवलेंथ चाहिए थी। अगर वेवलेंथ पता चल गई तो हमने उसका क्या निकाल लिया? मोमेंटम निकाल लिया। और फोटोन के मोमेंटम को एटम के मोमेंटम के बराबर कर दिया, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए था। और वहां से हमने एटम की क्या निकाल ली भैया? वेलोसिटी निकाल ली। चलो आज का लास्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी आपका एटम्स और डुअल नेचर दोनों से मिक्स प्रॉब्लम है, दोनों का, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में वही बात है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है भाई? n=2 से n=1 में जा रहा है। हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो हमें कुछ एनर्जी मिलेगी, अब फोटोन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो जो फोटोन मिला उसको अपन ने अब क्या किया ना, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिराया। वो जो रेडिएशन हमको मिला उसको हमने कहां पे गिराया? एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिराया। तो अब वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो एनर्जी उस मटेरियल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? वहां से एमिशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। और उसका हम रिलेशन जानते हैं क्या होता है, आइंस्टीन इक्वेशन अभी लिखेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन n=1 से n=2 से n=1 में जाएगा तो कितनी एनर्जी का रेडिएशन निकलेगा? तो कितनी एनर्जी का निकलेगा भाई? एनर्जी डिफरेंस के बराबर, हमें सब जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। n=2 में जो एनर्जी होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n=1 में कितनी होती है? हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यहाँ पे बेटा, हर एक एटम का अलग एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस कितने का आया बेटा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब हमें जब इलेक्ट्रॉन अपना ऐसा आएगा ना, यहां से आएगा ना n=2 से n=1 में ना, तो हमारा रेडिएशन निकलेगा। कितनी एनर्जी का रेडिएशन निकलेगा भाई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब इस रेडिएशन को हमने कहां पे गिराया भाई? इस रेडिएशन को हमने गिराया एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे। और फोटो सेंसिटिव मटेरियल का वर्क फंक्शन मानो φ0 है। हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो हमें पहले वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा। और वर्क फंक्शन होता है h/μ0, जहां पे μ0 क्या होता है भाई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहले अपन वर्क फंक्शन निकालते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे? इतनी एनर्जी, अब हम फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि हमने जो एनर्जी गिराई वो दो चीजों में यूटिलाइज हो जाएगी। कहां कहां? उसके वर्क फंक्शन में। याद रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, साथ ही साथ Ke max। अब Ke max कितना होगा? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.57 वोल्ट है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जो सबसे ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसको रोकने के लिए हमें नेगेटिव पोटेंशियल कितना लगाना पड़ेगा? 3.57 वोल्ट लगाना पड़ेगा। किस पे लगाना पड़ेगा नेगेटिव पोटेंशियल? एनोड पे, जब वो जाके रुकेगा। तो क्या उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी, अगर याद रखिए अगर काइनेटिक एनर्जी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल x वोल्ट है तो उसकी जो Ke max होगा वो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, उतना ही हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? अभी अपन उस पर नहीं जा रहे हैं, बस अभी आप इसको इतना याद रखिए, वो फॉर्मूले से ही होता है और कुछ नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है Q/V, जहां पे V पोटेंशियल हो जाएगा, Q कितना होता है? E होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे हो जाता है कन्वर्ट। तो कितना हो जाएगा इसका भाई? Ke max कितना आ जाएगा? उतना ही 3.57 ही आ जाएगा, लेकिन वोल्ट से किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से φ0 कितना आ जाएगा? φ0 आ जाएगा 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया वर्क फंक्शन। लेकिन हमसे वर्क फंक्शन नहीं पूछा गया भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई। और आगे जाना पड़ेगा। अच्छे प्रॉब्लम्स हैं ये सब, है ना। दोनों का मिक्स प्रॉब्लम है, डुअल नेचर और एटम्स का। अब अपन इसको क्या लिखेंगे? h/μ0 लिखेंगे, जहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। h/μ0 लिखेंगे। अब इसको लिख देंगे, ए वर्क फंक्शन होता है, लेकिन वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में चाहिए, तो ए ऐसा यूनिट में रखेंगे, ए भी ऐसा यूनिट में रखेंगे, तो इसको भी ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा। ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल होगी। जूल होने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी जूल में हो गया। एच की वैल्यू होती है 6.6463 ले लेते, कट जाएंगे दोनों। 10⁻34 × μ0 = 6.63 × 1.6 × 10⁻19। देखो भाई 6.63 कट गया, तो यहाँ से μ0 जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी
1.6 इंटू 10 की पावर, ये पावर कितना यहाँ पे जाके 15 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आज की क्लास में मैंने 2019 से लेकर 2012 तक के जितने भी प्रॉब्लम एटम्स के थे और साथ ही साथ एटम्स प्लस डुअल नेचर के थे वो मैंने आज आपको करवा दिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर अपन नया चैप्टर लेंगे। थैंक यू।